सोचे किसी अहम मीटिंग में हैं आप या किसी पार्टी में या बस रोज की बातचीत में, अगर आप सामने वाले के हाव भाव, उनके शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को थोड़ा सा बेहतर समझ पाते, तो कितना कुछ बदल सकता है ना? आज हम इसी कला की गहराई में उतरेंगे। पैट्रिक किंग की किताब है लोगों को पढ़ना सीखें, रीड पीपल लाइक अ बुक, उसके जरिए हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं और उसका विश्लेषण भी है। हमारा मकसद है इसमें से वो सबसे ज़रूरी काम के विचार निकालना जो हमें इंसानी व्यवहार, इरादे और भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करें। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये किसी को चलाने या क्या कहते हैं मैनिपुलेट करने की गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझ बढ़ाने की एक कोशिश है। तो चलिए देखते हैं ये किताब हमें क्या सिखा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किताब सबसे पहले ना एक बड़ी गलतफहमी दूर करती है कि लोगों को पढ़ना कोई दिमागी जादू या कोई छठी इंद्री का खेल है। अगर ये जादू नहीं तो फिर क्या है ये असल में? बिल्कुल सही कहा आपने। लेखक यही साफ करते हैं कि ये कोई मन की बात जानना नहीं है। असल में ये ध्यान से देखने यानी अवलोकन, पैटर्न पहचानने और आसपास के माहौल मतलब संदर्भ को समझने का एक तरह का विज्ञान है। ये अटकलों या सिर्फ गट फीलिंग पर आधारित नहीं है। यहाँ ठोस चीजों पर ध्यान देना है, अपनी पहले से बनी धारणाओं पर सवाल उठाना है और तुरंत नतीजा नहीं निकालना बल्कि जिज्ञासु बने रहना है। अच्छा, यानी अंदाजे नहीं लगाने, सबूत देखने हैं। ये तो काफी तार्किक लगता है। इसी से जुड़ी एक और जरूरी चीज किताब में है, बेसलाइन व्यवहार को समझना। ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये समझिए कि ये नींव है, एकदम बुनियाद। बेसलाइन व्यवहार का मतलब है किसी व्यक्ति की सामान्य स्थिति जानना, मतलब वो आम तौर पर कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी आवाज़ का सामान्य उतार चढ़ाव कैसा है, वो कितने हाव-भाव इस्तेमाल करते हैं, ये सब। जब आप किसी का ये नॉर्मल जान लेते हैं, तभी तो आप असामान्य को पहचान पाएंगे, है ना? तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है जो आमतौर पर बहुत शांत रहता है और अचानक किसी मीटिंग में बहुत ज्यादा बोलने लगे या इसका उल्टा हो जाए, तो वो बदलाव, वो ध्यान देने लायक है। बिल्कुल। वही बदलाव, चाहे वो तनाव दिखा रहा हो या शायद झूठ या फिर खुशी या असहजता, वो एक महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है और किताब इस पर बार-बार जोर देती है। संदर्भ ही सब कुछ है। समझिए, जैसे कोई आपसे बात करते हुए नजरें चुरा रहा है, तो क्या इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है? जरूरी नहीं। हाँ, हो सकता है वो शर्मीला हो। बिल्कुल, हो सकता है शर्मीला हो या शायद कुछ गहरा सोच रहा हो। इसलिए बेसलाइन से कोई भी डेविएशन, कोई भी विचलन, उसे एक सुराग मानना चाहिए, सीधा सबूत नहीं। ये पहेली का बस एक टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। ये ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, वरना हम आसानी से गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को खींचता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब अशाब्दिक संकेत यानी बॉडी लैंग्वेज। किताब इस बारे में क्या खास बताती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैदान है और किताब इसमें काफी गहराई तक जाती है। वो बताती है कि कैसे किसी के खड़े होने या बैठने का तरीका, क्या वो बाहें फैलाकर आत्मविश्वास से बैठे हैं या फिर खुद को सिकोड़कर, उनके चेहरे के भाव और खासकर वो माइक्रो एक्सप्रेशंस। हाँ, माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो तो बहुत क्षणिक होते हैं ना? बिल्कुल, पल भर के लिए आते जाते हैं और कहते हैं कि ये असल भावनाएं छिपा नहीं पाते। और फिर आंखों का संपर्क, ये सब उनकी अंदरूनी स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस करना तो काफी मुश्किल लगता होगा। और आंखों के संपर्क के बारे में कुछ और? लोग अक्सर कहते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती। देखिए, किताब कहती है आंखें बहुत कुछ बताती हैं, पर वो कोई सीधा साधा झूठ पकड़ने का मीटर नहीं है। जैसे पुतलियों का फैलना रुचि या उत्तेजना दिखा सकता है, या फिर पलकें ज्यादा झपकाना वो घबराहट का संकेत हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल। हाँ, फिर वही बात, क्या ये घबराहट झूठ की वजह से है या सिर्फ स्थिति की वजह से? नर्वसनेस भी तो हो सकती है। किताब हमें सिखाती है कि इन संकेतों को अकेले नहीं देखना है, बल्कि दूसरे संकेतों और संदर्भ के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे क्या नजरें चुराने के साथ साथ व्यक्ति अपने हाथ भी छिपा रहा है या बेचैन दिख रहा है। संकेतों का समूह मतलब क्लस्टर, वो ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, यानी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी है। ये तो हुई शारीरिक भाषा की बात। पर हम बोलते भी तो है, तो क्या शब्दों और बोलने के तरीके में भी सुराग छिपे होते हैं? निश्चित रूप से, शब्द और उन्हें कहने का तरीका दोनों ही अहम हैं। किताब भाषाई पैटर्न पर भी ध्यान दिलाती है। किसी की आवाज का लहजा, क्या उसमें तनाव है, बोलने की गति, क्या वो हड़बड़ी में है या जानबूझकर धीरे बोल रहा है, पिच का बदलना और खास शब्दों का चुनाव,
ये सब अंदर की कहानी बता सकते हैं। जैसे किताब में एक उदाहरण है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सफाई दे रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल बता रहा है जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं, तो हो सकता है वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये एक संभावित संकेत हो सकता है। इसे ओवर एक्सप्लेनिंग कहते हैं। इसी तरह अगर कोई सवालों से बच रहा है या विषय बदल रहा है या फिर बहुत ज्यादा अस्पष्ट मतलब वेग या औपचारिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी ध्यान देने लायक है। भाषा अनजाने में भी चिंता, बचाव या धोखे का इशारा कर सकती है। लेकिन फिर वही चेतावनी, ये सिर्फ संकेत हैं, पक्के सबूत नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति आदतन ही ज्यादा बोलने वाला हो। सही बात है। तो अवलोकन, बेसलाइन, अशाब्दिक संकेत और शाब्दिक संकेत, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन किताब सिर्फ क्या हो रहा है इस पर ही नहीं रुकती है ना, वो क्यों हो रहा है इस पर भी जाती है। मतलब व्यवहार के पीछे की प्रेरणाएं, मोटिवेशंस। हाँ, और यहीं पर यह समझ और ज्यादा गहरी होती है। किताब बताती है कि हमारे बहुत से व्यवहारों के पीछे कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक चालक होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। हम अक्सर अपने अहम मतलब ईगो की रक्षा के लिए काम करते हैं, अपनी असुरक्षाओं को ढकने के लिए, समाज में रुतबा यानी स्टेटस पाने या बनाए रखने के लिए, या फिर नामंजूरी रिजेक्शन के डर से। इन गहरी प्रेरणाओं को समझना हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति में वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ये समझना तो रिश्तों में और कामकाज में भी बहुत मददगार हो सकता है। लेकिन इसमें एक और पहलू है, हमारी अपनी सोच भी तो हमें धोखा दे सकती है ना। किताब मनोवैज्ञानिक झुकावों यानी कॉग्निटिव बायसेस के बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। किताब हमें हमारी ही सोच की कुछ गड़बड़ियों से सावधान करती है। सबसे आम है कन्फर्मेशन बायस। हाँ, इसके बारे में सुना है। ये वो खतरनाक जाल है जहां हम अनजाने में सिर्फ वही जानकारी ढूंढते और याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय से मेल खाती है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका कोई सहकर्मी कामचोर है, तो आप शायद सिर्फ वही पल याद रखेंगे जब वो फोन पर था और उन घंटों को भूल जाएंगे जब वो देर तक रुका था। ये तो होता है। किताब बताती है कि ये बायस हमें सच देखने से कैसे रोकता है। इसी तरह प्रोजेक्शन है, मतलब अपनी भावनाएं दूसरों पर थोपना, या हेलो इफेक्ट, एक अच्छी बात देखकर सब कुछ अच्छा मान लेना। ये सब हमारी समझ को धुंधला कर सकते हैं। इनके बारे में जानना हमें ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने में मदद करता है। तो हमें दूसरों को समझने के साथ साथ अपनी सोच पर भी लगातार नजर रखनी होगी। क्या किताब इन सब विचारों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ ठोस तरीके या तकनीकें भी सुझाती है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, और यही बात इसे काफी व्यवहारिक बनाती है। किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, कुछ टूल्स भी देती है। एक दिलचस्प टूल है ओडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। ओडा, ये क्या है? ये मूल रूप से लड़ाकू पायलटों की तकनीक है। इसे यहाँ किसी भी स्थिति को तेजी से भांपने, समझने और फिर सही कदम उठाने के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। सोचिए, किसी मुश्किल बातचीत में ये कितना काम आ सकता है। अरे वाह, सेना की तकनीक लोगों को समझने में, ये तो वाकई अलग है। और कोई टूल? एक और शक्तिशाली तकनीक है 5 वाइज, 5 बार क्यों पूछना। किसी व्यवहार या बयान के पीछे की असली वजह जानने के लिए लगातार 5 बार क्यों पूछना। यह आपको सतह से हटकर गहरी प्रेरणाओं तक ले जा सकता है। अच्छा, परत दर परत वजह जानना। बिल्कुल। इसके अलावा बातचीत की मनोविज्ञान से ली गई तकनीकें भी हैं, जैसे मिररिंग। मिररिंग, आईने की तरह। हाँ, मतलब अनजाने में सामने वाले के हाव भाव या भाषा की हल्की नकल करना। सुनने में अजीब लगे शायद, पर किताब बताती है कि यह अवचेतन स्तर पर तालमेल और भरोसा बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तरह होते हैं। और एक है लेबलिंग, यानी सामने वाले की भावना को पहचान कर उसे नाम देना। जैसे कहना, लगता है आप इस बात से थोड़े परेशान हैं। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ देखने सुनने की बात नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से बातचीत को बेहतर बनाने के तरीके भी हैं इसमें। काफी कुछ है इस किताब में। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं, जो विश्लेषण कहता है? विश्लेषण के अनुसार सबसे पहली खूबी है इसकी पहुंच, मतलब एक्सेसिबिलिटी। अच्छा। भाषा बहुत सरल है, आम बोलचाल वाली है, भारी भरकम अकादमिक शब्दों से मुक्त। हाँ, ये तो अच्छा है। दूसरा, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ढेरों उदाहरण हैं, मीटिंग, डेटिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, जो सिद्धांतों को जमीन पर उतारते हैं और याद रखने में आसान बनाते हैं। तीसरा, इसका ढांचा तार्किक है,
ये आसान चीजों से शुरू होकर धीरे धीरे गहरी बातों तक जाती है। और चौथा, ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बल्कि समाजशास्त्र, व्यवहार अर्थशास्त्र जैसे कई क्षेत्रों से विचार लेती है, जिससे एक व्यापक तस्वीर मिलती है। सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां भी बताई गई हैं? हर चीज हर किसी के लिए तो नहीं होती। सही कहा, कुछ सीमाएं भी हैं, बिल्कुल हैं। जैसे अगर किसी ने पहले से जो नवारो, जो पूर्व FBI एजेंट हैं, या पॉल एकमैन, माइक्रो एक्सप्रेशंस के विशेषज्ञ, या फिर डैनियल कैनेमन, नोबेल विजेता मनोवैज्ञानिक, ऐसे लोगों का काम पढ़ा है, तो उन्हें ये किताब थोड़ी सतही या शायद दोहराव वाली लग सकती है। अच्छा, मतलब बेसिक लग सकती है। हाँ, कुछ हद तक ये गहन अकादमिक शोध के बजाय पॉपुलर साइकोलॉजी शैली में ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक गहराई या विस्तृत शोध संदर्भों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और कोई पहलू जो ध्यान में रखना चाहिए? एक और बात यह है कि सरलता कभी-कभी अति सरलीकरण, मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन का रूप ले सकती है। किताब खुद चेतावनी देती है कि किसी एक संकेत पर भरोसा ना करें, लेकिन कुछ जगहों पर जो सीधे-सीधे मतलब दिए गए हैं, जैसे ये इशारा मतलब ये, वो पाठक को गुमराह कर सकते हैं अगर वो संदर्भ और बेसलाइन को नजरअंदाज कर दें। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। इससे गलतफहमी या बेवजह शक पैदा हो सकता है, इसलिए इसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, नियम पुस्तिका की तरह नहीं। तो संतुलन और समझदारी, ये बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी सामाजिक समझ और संवाद कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे सेल्स वाले लोग, मैनेजमेंट, HR, या जो लोग बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, उन पेशेवरों के लिए। साथ ही जो लोग मनोविज्ञान या इंसानी व्यवहार को समझने में नए हैं, या जो आत्म सुधार मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये एक शानदार शुरुआती बिंदु है। और कौन है जिन्हें शायद ये उतनी आकर्षक ना लगे? जो लोग पहले से इस विषय के विशेषज्ञ हैं और गहरे अकादमिक या वैज्ञानिक विश्लेषण की तलाश में हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी हल्की लगे। और जिन्हें सेल्फ हेल्प किताबों का अंदाज पसंद नहीं, वो भी शायद इससे उतना ना जुड़ पाएं। और जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार मनोविज्ञान पर पहले ही काफी पढ़ रखा है, उन्हें इसमें शायद बहुत ज्यादा नयापन महसूस ना हो। स्पष्ट है। तो इसे 5 में से औसतन 4.2 स्टार की रेटिंग दी गई है। निचोड़ ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक व्यवहारिक, आसानी से समझ आने वाली गाइड है। खासतौर पर अगर कोई अपनी अवलोकन क्षमता, सहानुभूति और संवाद को बेहतर करना चाहता है। बिल्कुल, ये कोई क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज नहीं है, लेकिन ये ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और ऐसे तरीके बताती है जिन्हें आप असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। लोगों को समझने के कौशल की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए ये एक मजबूत पहला कदम है, कह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लब्बो-लुबाब क्या है? शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि लोगों को समझना कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि एक कौशल है, जिससे अवलोकन, पैटर्न पहचानने, संदर्भ को समझने और लगातार अभ्यास करने से निखारा जा सकता है। और ये किताब हमें इसी रास्ते पर चलने के लिए कुछ नक्शे और औजार देती है। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। देखिए, किताब जिक्र करती है कि लोग अक्सर अपने अहम की रक्षा या असुरक्षा या रुतबे जैसी अंदरूनी चीज़ों से प्रेरित होते हैं। अगर हम बातचीत में सामने वाले की इस संभावित अंदरूनी प्रेरणा को भांप सकें कि शायद वो असुरक्षित महसूस कर रहा है या शायद उसे अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह है, तो क्या ये हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकता है? ये तो गहरा सवाल है। क्या इससे मुश्किल बातचीत या असहमति को ज़्यादा समझदारी से सुलझाया जा सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। प्रेरणा को समझना और संवाद की रणनीति के बीच का ये गहरा रिश्ता। बिल्कुल। दूसरों की प्रेरणाओं को समझना शायद हमें ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा प्रभावी बना दे। सोचने के लिए एक बढ़िया विचार दिया आपने। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।